अब कहानी 4 साल आगे आ जाती है, जहाँ पे अब लूसी की बेटी 4 साल की हो गई है। कहानी है टू द बेस्टाइल पेरिस, बेस्टाइल की तरफ पेरिस 1789। यह वह समय था जब फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत ही जोरों के साथ था और बेस्टाइल एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी जहाँ पे कारागारों में मुस्लिमों को, प्रिजनर्स को, मतलब कैदियों को रखा जा रहा था और वहाँ पे बहुत सारे गोला बारूद थे। अब क्या होता है, बहुत सारे कदमों के निशान सैंट एंटोनियो में उस दिन दिखाई देते हैं। वह तारीख था 14 जुलाई 1789 का समय। बहुत सारे पागल और खतरनाक कदमों के आवाज़ सुनाई दे रहे थे पेरिस की गलियों में, जहां अभी तक इन आवाज़ों को कोई भी नहीं सुन पा रहा था, लेकिन वह आवाज़ अब पेरिस में सुनाई दे रहे थे। उन गलियों से बहुत सारे लोग झुंड में बाहर निकल रहे थे और सारे के सारे कहाँ पे आ चुके थे, तो उसी वाइन शॉप के पास जहाँ पे अर्नेस्ट डफास और मैडम डफास रहती है। उन सब के पास चाकू, कुल्हाड़ी, लोहे के डंडे जैसे बहुत सारे हथियार थे। किन्हीं के पास तो बंदूक भी था, किन्हीं के पास पाउडर या बॉल था। उन सब में से अगर हम बात करें अर्नेस्ट डफास के बारे में, तो वह क्या बोलते हैं कि चलो हम सब एक साथ चलते हैं, और अर्नेस्ट डफास बोलता है कि चलो हम लोग साथ में रहेंगे। 2 लोगों को, और तीसरे लोगों को क्या बोलता है कि तुम एक काम करना, तुम मेरी पत्नी के साथ आना। मेरी पत्नी कहाँ है? जिस पे मैडम डफास बोलती है मैं यही हूँ, और जहाँ पे महिलाओं का ग्रुप रहेगा तुम समझ लेना कि मैं वहीं पे हूँ। उस दिन वह बुनाई नहीं कर रही थी, उनके हाथों में एक कुल्हाड़ी था। उसके अलावा उनके बेल्ट के पास एक बंदूक और चाकू भी था। अब डफास चिल्ला के बोलता, चलो दोस्तों, चलो मेरे साथियों, हम लोग तैयार होते हैं। अब हम कहाँ चलते हैं? बेस्टाइल की तरफ। और हजारों करोड़ों लोगों की भीड़ उमड़ रहती है और सारे के सारे लोग एक साथ बोलते हैं, हाँ चलो बेस्टाइल की तरफ चलते हैं, चलो बेस्टाइल की तरफ चलते हैं। वे लोग डफास के साथ जाने लगे गलियों से होते हुए, और जहाँ जहाँ भी क्रॉस रोड था, वहाँ पे बहुत सारे लोग उनके ज्वाइन कर रहे थे। पेरिस के बहुत सारे जगहों से लोग एक साथ आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि इंसानों का सैलाब आ गया है। सारे के सारे लोग शोर मचा रहे हैं, ड्रम भी बजा रहे हैं, और सब लोग जुबान में एक ही आवाज़ है, चलो बेस्टाइल की तरफ। अगर हम बेस्टाइल के बारे में बात करें तो वह सबसे ज़्यादा नफरत किया जाने वाला किला था, जिसे बहुत सारे कारीगरों को रखा गया था कारागार में। बहुत सारे लोगों को उन्हें उन दीवालों पे बहुत परेशान किया जा रहा था। अब उस समय राजा था किंग लुइस 16वां। तो लुइस 16वां के जितने सारे सोल्जर्स थे, वह बंदूक और गोला बारूद से उस बिल्डिंग की रक्षा कर रहे थे, बेस्टाइल की रक्षा कर रहे थे। लेकिन जितने भी फ्रांस में रहने वाले लोग थे, उनका सैलाब इतना ज़्यादा था कि इन्होंने क्या किया, उन लोगों ने भी गोला बारूद गेट की तरफ चलाना शुरू किया, जिसके कारण क्या हुआ, लुइस 16वां के जितने भी सोल्जर्स थे वो गिर रहे हैं, मरने लगे, किन्हीं को तो चोट भी लगा। लेकिन सारे के सारे लोगों का हाथ बहुत बुरा हो रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। उसी में से क्या था, मिस्टर डफास एक गोला भेजते हैं, गोला फेंकते हैं भीड़ की तरफ। कौन सी भीड़ की तरफ? तो वहाँ पे जहाँ पे लुइस 16वां के सोल्जर्स थे। अब वह दीवार पे मारते हैं, दरवाजे मारते हैं। फिर सारे लोग, कौन? तो सोल्जर्स लोग सफ़ेद झंडा दिखा देते हैं दीवार से। इसका मतलब यह होता है कि उन्होंने हार मान ली। लेकिन गुस्सा, उन लोगों को गुस्सा, फ्रांस में रहने वाले लोगों को गुस्सा आसमान छू चुका था। उन्होंने दरवाज़ों को तोड़ दिया। हजारों करोड़ों लोग बेस्टाइल की तरफ दौड़ के भागने लगे।
सारे के सारे लोग चिल्ला रहे थे, हल्ला चारों ओर हो रहा था। कोई बोल रहा है कि जितने भी कैदी हैं उन सारे कैदियों को रिहा कर दो, कैदियों के बारे में जितनी भी जानकारी है सबको फाड़ दो, और जो गवर्नर है और राजा के जितने लोग हैं सब लोगों को मार दो। वहीं पे डफाज के साथ उसके 2 साथी उसके साथ थे। वो क्या बोलते हैं कि चलो हम बाकी सारी चीज़ों को देखते हैं। अब भीड़ जो है वो चारों ओर घूम रही है और उन्हें एक पुराने कपड़ों में एक जेलर मिलता है। वह जेलर बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है और वह एक पिलर के पीछे छुप चुका है। डफाज क्या करता है, उसको कोट को पकड़ कर खींच करके उसे लाता है और उससे पूछता है 105 नॉर्थ टावर का मतलब क्या है, चलो मुझे जल्दी बताओ वरना मैं तुम्हारा सिर उड़ा दूंगा। जिस पे वह आदमी कपकपा के बोलता है वह मॉन्सियर का सेल है। जिस पे डफाज बोलते हैं मुझे वहाँ लेके चलो। जिस पे वह आदमी बोलता है ठीक है मेरे साथ चलिए। अब तीनों के तीनों लोग जो है वह क्या करते हैं, जेलर, मिस्टर डफाज और उसके साथी बहुत ही गहरे काले जेल की तरफ जाते हैं। वह सीढ़ियों से उतर रहे थे और वह किला से, कौन से किला, बेस्टार के किले से बहुत ज़्यादा दूर था। और अंत में वह एक छोटे से दरवाजे के पास रुकते हैं और जेलर चाबी निकालता और खोलता है और बोलता है कि यही था जेंटलमैन। दरवाज़ा खोलता है, बोलता है यही है 105 नॉर्थ टावर। वे लोग झुकते हैं और उस जेल की तरफ देख रहे होते हैं। वह जेल का दरवाज़ा बहुत ही ज़्यादा छोटा था और उसके जो फ्लोर थे वो बहुत ज़्यादा ठंडे थे। छोटे छोटे खिड़कियाँ थी लेकिन बहुत ऊंचे जगह पे आज छोटा सा चिमनी भी था। उस रूम में एक लकड़ी का स्टूल था और टेबल था और एक छोटा सा गद्दा था कोने में। डफाज और उसके दोनों साथी दीवार की तरफ देख रहे होते हैं। तभी डफाज चिल्लाता है, देखो जगस, देखो दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है एम। एम नाखून से दीवार पे घिसा गया है। अब यह एम कौन है, तो अलेक्जेंडर मैनेट। अब यह अलेक्जेंडर मैनेट कौन है, तो यह वही डॉक्टर है किसके, तो लूसी मैनेट के पिताजी अलेक्जेंडर मैनेट है। तो उनका पूरा नाम क्या है, डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट। उन्होंने अपने नाम को यहाँ पे लिखा था। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि वो यहीं पे थे। अब उस जगह पे वे लोग कुछ ढूंढने लगे। बेड को चीर फाड़ डाला। फिर टूल थे, टूल के जितने भी लकड़ी के जॉइंट थे उन सबको तोड़ मरोड़ कर देखने लगे। बोलते हैं अंत में थक हार करके कि हमें यहाँ कुछ नहीं मिला, झाड़ी में कुछ नहीं मिला, स्ट्रॉ में कुछ नहीं मिला, स्ट्रॉ में भी कुछ नहीं मिला। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चिमनी की तरफ देखते हैं। डफाज क्या करता है, अपने हाथ को चिमनी के तरफ घुसाता है और उसे कुछ फील होता है। उसके उंगलियों के पास एक छोटा सा छेद उसे महसूस होता है ईंटों के बीच में। वह बहुत ही ध्यानपूर्वक उस छेद की तरफ और उंगलियां घुसाता है और उसे कुछ मिलता है। अब वह क्या करता है, उस सामान को अपने हाथों से उठाता है, पॉकेट में डालता है और बोलता है यहाँ पे कुछ नहीं है, चलो हम लोग वापस अपने दोस्तों के पास जाते हैं। और वे लोग वापस उसी जगह पे आ चुके थे, बेस्टार पे, जहाँ पे लोगों की भीड़ उमड़ रखी थी और चारों ओर सारे के सारे लोग थे। यह समय उस समय का था फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में, जहाँ पे क्या हुआ था कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन के बारे में बताया गया था। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट के बारे में, जहाँ पे फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग किसी भी तरह का टैक्स नहीं देते थे और थर्ड स्टेट वालों को हमेशा टैक्स देना पड़ता था, जिसका विरोध करने पे भी उनके साथ कोई सही काम नहीं हुआ, जिसके कारण थर्ड स्टेट के लोग बहुत सारा गुस्सा थे फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों पे, ओल्ड बेस्टाइल पे, साथ ही साथ लुइस सेक्शन पे। तो उसी का असर आज थर्ड स्टेट के लोग दिखा रहे हैं कि अब उन लोगों ने बोला है कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के सारे लोगों को हम लोग खत्म कर देंगे।
तो अब वापस हम लोग कहानी में आते हैं कि अब यहाँ पे क्या हो गया था, डेफाज वापस आ चुका होता है कंट्री यार्ड में, जहाँ पे सारे के सारे लोग इधर उधर घूम रहे थे। और तभी वो लोग क्या देखते हैं कि जो किंग का गवर्नर था उसके दिल पे क्या था, तो किसी ने चाकू घोंप दिया था और उसके जितने सोल्जर्स थे सारे के सारे लोग वॉल पे लटका दिए गए थे और उनमें से सबकी हालत खराब थी। यह वही दृश्य था जो उस पतले दुबले आदमी के साथ हुआ था। अब क्या हुआ था, जितने भी प्रिजनर्स थे, जितने भी कैदी थे, उन सभी को फ्री कर दिया गया था और जितने भी कैदी थे वो सारे के सारे बूढ़े हो चुके थे और इतना खून देख करके उनकी हालत खराब हो रही थी। एक तरफ देखा जाए तो मैडम डफार्ज के पास जो कुल्हाड़ी था वह खून से भरा हुआ था और बेस्टाइल में इतना खून खराबा करने के बाद राजा, उसके गवर्नर, उसके सोल्जर्स, सब लोगों को मारने के बाद वह पेरिस से गली तरफ जाते हैं और उनके हाथों में 7 लोगों के सर थे जिससे भालों में गाड़ दिया गया था। अब यहाँ पे हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो रही है। अब अर्थक्वेक आ ही चुका था। यह अर्थक्वेक 3rd स्टेट के लोगों के बारे में बताया गया था कि वे लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके थे और अंत में उन लोगों ने यह कदम उठाया। बहुत सालों के बाद उनकी मेहनत रंग लाई। 3rd स्टेट के लोगों ने यह दिखा दिया कि अगर उनके साथ अच्छा नहीं किया जाए तो वह 1st स्टेट और 2nd स्टेट के साथ क्या कर सकते हैं। उनकी बस इतनी ही डिमांड थी कि सब लोगों को बराबर माना जाए, लेकिन 1st स्टेट और 2nd स्टेट वाले लोग 3rd स्टेट वालों को तो मात्र जानवरों की नज़रों से देखते थे। तो इसका कोई न कोई परिणाम तो निकलना था। अब यह परिणाम निकला। अब इसके आगे क्या होगा, यह कहानी कैसे चार्ल्स डार्नी से जोड़ेगी और फिर उसके साथ क्या होगा, इसके बारे में हम आगे जानेंगे।